नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 49 की, जिसमें आप लोगों से रोज के तरीके से 10 क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि एन आर सुंडा जी की जो बुक है उसी बुक में से मैंने ये 10 क्वेश्चन उठाए हैं। इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इनसे रिलेटेड जो थ्योरी होगी उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस का जवाब आप सही से दे पाओ तो सबसे पहले आप क्या क्या करो कि जो वीडियो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। उसको सबसे पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर यहाँ पर आओ और यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर ये जो 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है वैसे लिख के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिख के सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, जहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। मात्र ये दो चीजें हमें प्रोवाइड कराने के बाद आपका जो पूरा कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, ये पहला है, क्योंकि मैंने पीपीटी जो बनाया था वो 3 लेक्चर का पीपीटी एक ही साथ बना दिया था, तो ये आज दूसरा पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर 2n ऑफ देसी ग्राम। जो देसी चना होता है उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 14 होता है या 16 होता है या फिर दोनों होता है या फिर 20 होता है? तो आपका ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन सी। बोले तो दोनों होता है। क्यों? क्योंकि जो देसी चना होता है उसका क्रोमोसोम नंबर 14 होता है, और जो अपना काबुली चना होता है उसका क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। तो चने में दोनों देसी चना जो है, देसी चने में 14 और 16 दोनों होता है, और काबुली चना जो होता है उसमें केवल 16 होता है। तो इस वजह से आपका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिकेट इट्स डिप्लॉयड जेनेटिक स्ट्रक्चर, ये 2n होता है यानी कि डिप्लॉयड नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स स्टडी के लिए अच्छा होता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न कॉमन अमंग मैनी लेग्यूम ऑफ फेवेसी। लेग्यूम की क्रॉप जितनी होती हैं उसमें सभी क्रॉप्स जो होती हैं वो 2n होती हैं, यानी कि सभी क्रॉप्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हेक्साप्लॉयड होता है। 6x = 2n = 42। ये 42 ये किसका होता है? ये होता है अपना गेहूं का। इस तरीके से, क्योंकि ये हेक्साप्लॉयड है, बाकी ये सभी डिप्लॉयड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन 10 ग्राम अकाउंट्स फॉर। मतलब पूरी दुनिया में जितना चना उत्पादन होता है उसमें भारत का कितना हिस्सा है? बोले तो अगर पूरी दुनिया में 100 किलोग्राम चने का उत्पादन हो रहा है तो उसमें भारत कितना परसेंट प्रोडक्शन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 50%, 60%, 70% या फिर 80%? तो पूरी दुनिया में जितना चने का उत्पादन होता है उसमें लगभग लगभग 70 किलोग्राम। अगर मान लो पूरी दुनिया में 100 किलोग्राम उत्पादन हो रहा है तो 100 किलोग्राम उत्पादन केवल भारत अकेले करता है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द वर्ल्ड ग्राम प्रोडक्शन। पूरी दुनिया का जितना भी चना का उत्पादन होता है उसमें 70% भारत का हिस्सा है। आल्सो कवर 65% ग्लोबल ग्राम प्रोडक्शन, यानी ग्राम कल्टीवेशन जितना होता है उसमें एरिया भी इसका लगभग 65% है। बोले तो 65% एरिया कवर करता है और इसके साथ साथ 70% प्रोडक्शन कवर करता है। मेजर स्टेट इसमें कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। भारत के जो 3 राज्य हैं इनमें दालों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ग्राम जो है ये पल्सेस क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है। बोले तो ज्यादातर जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पल्सेस क्रॉप में, अगर पूछा जाए तो ग्राम जो है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली क्रॉप है। बोले तो जैसे हमारे पास जितनी दाल है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ग्राम का होता है। मतलब ये सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। सपोर्ट्स प्रोटीन नीड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन हमारी क्योंकि शाकाहारी है तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है दाल, और वो भी चने की दाल। आगे बढ़ते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट डू मोस्ट लेग्यूम्स फुलफिल थ्रू रूट नोड्यूल्स। जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो लेग्यूम्स क्रॉप में कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनके रूट में एक नोड्यूल पाया जाता है जिनको राइजोबियम बोलते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इस वजह से
जो इनकी डिमांड होती है वो घट जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी डिमांड घट जाती है, क्योंकि जैसे मान लो हमको 50% पूरा हो गया हमारी डिमांड, तो 50% हमारी डिमांड भी घट गई। तो क्वेश्चन मतलब ऐसा ही है। जैसे मान लो अगर कोई दाल की फसल है, उसको 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर उसको इतना नाइट्रोजन चाहिए, तो जो उसके रूट नोड्यूल्स हैं, इससे कितना नाइट्रोजन उसको मिल रहा है, 50 किलोग्राम मिल रहा है, या 65 किलोग्राम, या 75 किलोग्राम, या 70 किलोग्राम। इस तरीके से आपको ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी कर देते हैं जो रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बोले तो 75% जो है ये पूरी कर देते हैं। अगर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है चने को, तो उसमें से 75 किलोग्राम किससे पूरा हो जाएगा, रूट नोड्यूल से पूरा हो जाएगा, और 25 किलोग्राम हमको देना पड़ेगा। लेग्यूम लाइक ग्राम फुलफिल 75% ऑफ देयर नाइट्रोजन नीड बाय सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस के द्वारा पूरी कर लेते हैं, वही जो राइजोबियम वाली बात मैंने बताई। रूट नोड्यूल्स मोस्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। रिड्यूस द नीड फॉर सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जो हम अपने खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं अलग से, डीएपी या फिर यूरिया, उसको नहीं डालना पड़ता है। इनहांस सॉइल फर्टिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट क्रॉप। सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़िया बनाती है। इसके अगली वाली जो फसल है, जैसे चने की बुआई करके जब उसको काट लेंगे, तो अगली फसल जैसे मान लो हमने बाजरा की लगाई, तो बाजरा की फसल में हमको नाइट्रोजन कायदे से मिल जाएगा, क्योंकि कुछ नाइट्रोजन बचा रह जाता है चने के खेत में, जो कि बाजरे में आगे चल के यूज हो जाता है। इसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर एग्रीकल्चर। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, उसमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो हमारी क्रॉप साइकिल है, उस क्रॉप साइकिल में अगर हमने एक एक लगाया है अनाज वाली फसल, तो हमको दूसरी जब हम दूसरी फसल लगाएंगे, तो हमको उसमें दाल वाली फसल लगानी चाहिए। एक अनाज वाली फसल, एक दाल वाली फसल, उसके बाद फिर अनाज वाली फसल, फिर उसके बाद दाल वाली फसल। मतलब एक बार अगर हम अनाज की फसल उगा रहे हैं, बोले तो ग्रेमनी कुल के जो फसलें उगा रहे हैं, तो हमको एक बार लेग्यूमिनस क्रॉप जरूर ग्रो करनी चाहिए, जिससे एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम अपने खेत से निकाल सकते हैं, और हमारे खेत की जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड चिकपी, बोले तो बंगाल ग्राम ओरिजिनेट। ये जो चिकपी है, इसका ओरिजिन क्या है। चिकपी को चना भी कहते हैं, चाहे ग्राम बोल लो, चाहे बंगाल ग्राम बोल लो, चाहे चिकपी बोल लो। इसका ओरिजिन प्लेस पूछा जा रहा है। इंडिया है, अफगानिस्तान है, ब्राजील है, या फिर चाइना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। चने का जो ओरिजिन प्लेस है वो अफगानिस्तान है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में गाजर का भी ओरिजिन प्लेस माना जाता है। चिकपी ओरिजिनेटेड इन अफगानिस्तान पर्सिया थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, spread in India becoming a major pulse crop known as Cicer erythrinaeum scientifically। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है Cicer erythrinaeum होता है। थ्राइव्स इन सेमी एरिड क्लाइमेट विथ कोल्ड विंटर, यानी कि इसको ठंडी के सीजन में उगाया जाता है। रबी की फसल होती है, और सेमी एरिड रीजन में ग्रो कर सकते हैं, बोले तो रेन फेड फसल होती है। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस फाउंड इन एंसेंट पर्शियन साइट। जो पर्शियन साइट थी पुरानी, एंसेंट पर्शियन साइट, वहां पर चने के साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। Which स्टेट इन इंडिया लीड्स इन ग्राम प्रोडक्शन। भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ग्राम प्रोडक्शन में लीड कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा ग्राम प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर तमिलनाडु है। तो सबसे ज्यादा जो चने का उत्पादन होता है वो होता है अपना मध्य प्रदेश में। केवल चने का ही नहीं, जितने भी दाल वाली फसलें हैं, सबका उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश लीड्स इन ग्राम प्रोडक्शन इन इंडिया, फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सबसे सबसे पहले स्टेज पे कौन है, एमपी है। दूसरे पे क्या है अपना, राजस्थान है। और तीसरे स्टेज पे क्या है अपना, उत्तर प्रदेश है। तो ये तीन स्टेट हैं जो दाल का उत्पादन अच्छी मात्रा में करते हैं। एमपी की जो क्लाइमेट है, ये बहुत सूट करती है ग्राम की कल्टीवेशन के लिए, और कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिया 70% ग्लोबल शेयर। जो भारत का जो 70% जो ग्लोबल शेयर है ग्राम के प्रोडक्शन में, उसमें मध्य प्रदेश का काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्राम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। की टू फूड सिक्योरिटी इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में, जो सेंट्रल इंडिया बोले तो मध्य प्रदेश के आसपास के जो रीजन है, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के लिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो चना है, चने की आपको दाल बना के खा सकते हो, ठीक, चने की आप सब्जी बना के खा सकते हो, जिसको छोला बोलते हैं। इसके साथ साथ चने का आप सत्तू बना सकते हो, तो सत्तू की आप रोटी बना सकते हो, और सत्तू को ऐसे भी खा सकते हो। चने की जो पत्तियां होती हैं, उसका आप साग बना सकते हो, ठीक। इसके साथ साथ उसमें से हम मैलिक एसिड निकालते हैं। तो ये ढेर सारी चीजें होती हैं
इस वजह से इसको हम थोड़ा सा ज्यादा स्टेपल मानते हैं, क्योंकि इससे हम दाल भी बना लिए और सब्जी भी बना लिए और सत्तू बना लिए और रोटी भी बना सकते हो। चने की रोटी बना के खा लो, तो दाल सब्जी चने, मतलब चने से सब कुछ बना के खा सकते हो। इसके बाद व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ काबुली काबुली चना। काबुली चना का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 14, 16, 18 या 20? इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन है 16। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि काबुली चने का क्रोमोसोम 16 होता है और देसी चने का 14 और 16 दोनों होता है। तो यहाँ काबुली चना पूछा जा रहा है, तो इसका क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। काबुली ग्राम क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 16 होता है। सेम एज द देसी ग्राम इंडिकेटिंग क्लोज जेनेटिक रिलेशन। जो देसी ग्राम होता है उसका भी 16 होता है, लेकिन कहीं कहीं पर 14 भी आपको देखने को मिलता है। यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव वेराइटीज। वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए क्रोमोसोम नंबर का पता होना ज्यादा जरूरी होता है। लार्जर सीड डिस्टिंग्विश काबुली फ्रॉम देसी ग्राम। देखो, जो देसी चना होता है वो छोटा होता है, काबुली चना बड़ा सा होता है और ये सफेद होता है। इसी जो काबुली चना होता है, इसी से वो बनता है। क्या बनता है? छोला। ठीक। जेनेटिक स्टडीज एड इन डिजीज रेजिस्टेंट डेवलपमेंट। जो हम डिजीज रेजिस्टेंट डेवलपमेंट करते हैं किसी भी वैरायटी में, तो उसके लिए हमको जेनेटिक स्टडी करनी होती है, जिसमें हमको जेनेटिक्स कितने हैं, मतलब क्रोमोसोम कितने हैं, ये जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं व्हाट इज द टेस्ट वेट रेंज ऑफ देसी एंड ब्राउन ग्राम। जो देसी चना होता है, जिसको छोटा वाला चना जो बोलते हैं, इसका टेस्ट वेट रेंज कितना होता है? 100 से बोला, वो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट वेट इसका होता कितना है। टेस्ट वेट के फायदे नुकसान मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था। लेक्चर नंबर शायद 47 था, क्या था उसे, मतलब आज से जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने टेस्ट वेट के बारे में डिटेल में सब समझाया था। तो इसका टेस्ट वेट का रेंज कितना होता है? 100 से 120 ग्राम, 120 से 200 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, या फिर 250 से 300 ग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? मतलब पूछा जा रहा है कि देसी चने का टेस्ट वेट होता कितना है। तो आपका जो ऑप्शन है 140 से 200 ग्राम, ये देसी चने का अपना क्या होता है? देसी चने का ये टेस्ट वेट होता है। देसी ग्राम टेस्ट वेट रेंज फ्रॉम 140 से 200 ग्राम पर 1000 सीड। 1000 सीड का इतना वजन होता है। अगर 140 ग्राम से कम है बोले तो 130 ग्राम मान लो है, तो ये चना सुटेबल नहीं है हमारे सोइंग के लिए। और अगर 200 से ऊपर है तब तो बढ़िया है, मान लो 210 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लगा सकते हो। इससे सीड रेट भी हमको थोड़ा सा जानने में मदद मिलती है कि कितना सीड रेट हमको डालना है। वैसे ऑन एन एवरेज हमको 60 से 80 किलोग्राम डालना होता है चने में। लेकिन अगर सीड छोटा हो गया तो 60 किलोग्राम से भी कम हो जाएगा। और अगर वो टेस्ट वेट इसका बढ़ गया तो थोड़ा 80 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्ट स्मॉल टू मीडियम साइज सीड। टेस्ट वेट इज द की इंडिकेटर ऑफ सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी के लिए टेस्ट इंडिकेटर बढ़िया होता है। लोअर देन काबुली ग्राम ड्यू टू स्मॉलर साइज। काबुली चने का जो टेस्ट वेट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि काबुली चना जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है और देसी चना काफी छोटा छोटा होता है। यूज टू कैलकुलेट सोइंग रेट एक्यूरेटली। कितना हमको सीड बोना है उसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ द काबुली ग्राम। अब काबुली चने का टेस्ट वेट पूछा जा रहा है। 120 से 200, 140 से 200, 200 से 250, 250 से 300 या 350 से 400, कितना ग्राम होता है काबुली चने का टेस्ट वेट? तो काबुली चने का टेस्ट वेट कितना होता है? 350 से 400 ग्राम होता है। ठीक, 350 से 400 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या है कि बोल्डर साइड का सीड होता है, देसी ग्राम से बड़ा होता है। परफेक्ट फॉर प्रीमियम मार्केट ड्यू टू साइज। ये प्रीमियम मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, वहां पर बहुत अच्छे इसकी डिमांड होती है। हायर टेस्ट वेट कोरिलेट विथ बिगर विगोर, यानी बेटर विगोर, यानी कि इसकी जो क्वालिटी है चना बहुत जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा समझ सकते हो कि उसकी जो ताकत है वो बहुत अच्छी है। यूज इन डिशेज लाइक ह्यूमन ड्यू टू इट्स टेक्सचर। ये ह्यूमन डिशेज में यूज किया जाता है, जैसे कि इसकी बनावट के कारण इसको ह्यूमस जैसे व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यार छोला बनाने में और बहुत चीजें इसके बनाने में यूज किया जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। which स्टेट हैज द हाईली प्रोडक्टिव हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर कैन। शुगर केन की निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है? ध्यान से समझना, यहाँ पर एरिया की बात नहीं हो रही है और ना यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की। ठीक, तो आपको प्रोडक्टिविटी बतानी है कि कैसा है, कौन से स्टेट में ज्यादा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसमें से आपका राइट आंसर है वो क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है।
गन्ने की। तमिलनाडु इज द हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्टिंग, लगभग कितना होता है 99.3 टन पर हेक्टेयर, कितना प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में। फेवरेबल क्लाइमेट एंड इरिगेशन फैसिलिटी कंट्रीब्यूट टू दिस, क्योंकि वहां पर क्लाइमेट बहुत बढ़िया होती है और इरिगेशन की फैसिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, इसलिए तमिलनाडु में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। फॉलोड बाई स्टेट लाइक कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इसके बाद यहाँ की प्रोडक्टिविटी है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी सपोर्ट टू द शुगर इंडस्ट्री इन तमिलनाडु, इफिशियंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस इनहांस यील्ड, वहाँ के जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी थोड़ी सी इफिशियंट है, इस वजह से वहां पर यील्ड इतनी ज्यादा मिलती है। इन व्हिच मंथ शुड अर्थिंग इन शुगर केन बी डन इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अर्थिंग कब करते हैं? अर्थिंग का क्या मतलब होता है? अर्थिंग आप इसका पूरा नाम है। अर्थिंग आपका क्या मतलब होता है? मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना होता है। जब जैसे मान लो ये गन्ना है, ये गन्ने की एक पूरी नाली है। अब इसमें क्या करेंगे, जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अगल बगल की मिट्टी को क्या करेंगे, गन्ने के पौधे के पास लेके आके चढ़ा देते हैं, तो एक नाली बना देते हैं। तो ये जो कर रहे हैं प्रक्रिया, इसको कहते हैं अर्थिंग अप। ये गन्ने में होता है और गन्ने के साथ साथ किसमें होता है? पोटैटो में भी होता है, जो आलू होता है उसमें भी अर्थिंग अप करी जाती है। तो ये पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कब किया जाता है? जून जुलाई में किया जाता है, या अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, या फिर अगस्त में किया जाता है, या फिर सितंबर में किया जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए, बोले तो जून जुलाई, जून जुलाई के महीने में इसमें अर्थिंग अप किया जाता है। अर्थिंग इन शुगर केन इन महाराष्ट्र इज डन इन जून एंड जुलाई, हेल्प इन वीट कंट्रोल एंड सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन, स्ट्रेंथ द रूट सिस्टम, कहने का मतलब कि जो रूट सिस्टम है उसको ज्यादा मजबूत करता है, मॉइस्चर रिटेंशन में काफी ज्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ एसेंशियल फॉर हैवी सॉइल टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो रही है, जैसे मान लो ये अपना इतना बड़ा सा खेत है, अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने गन्ना लगा दिया, ये जो गोल गोल सा मैंने बनाया यहाँ गन्ना है। अब अगर खेत में पानी भर जा रहा है, तो हमने अगर अर्थिंग अप कर रखा है, तो अर्थिंग अप मान लो इतनी दूर तक कर रखा है, तो क्योंकि इतनी दूर तक की मिट्टी जो है वो हमारी थोड़ी ऊंची है, तो अगर इतनी दूर की मिट्टी थोड़ी सी ऊंची रहेगी, तो गन्ने के बिल्कुल पास में पानी नहीं आएगा, तो गन्ना थोड़ा सा ऐसे सुरक्षित रहेगा। और जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, तो गन्ने में जो लॉजिंग हो जाती है, बोले तो गन्ना जो जमीन पे गिर जाता है उस तरीके से गिरेगा नहीं, क्योंकि एक एडिशनल इसको सपोर्ट भी मिल जाता है उस मिट्टी की वजह से। इम्प्रूव केन स्टेबिलिटी अगेंस्ट लॉजिंग, ये केन की जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है लॉजिंग के प्रति, वही जो मैंने बताया कि गिरता नहीं है गन्ना। तो आज के लिए केवल इतना ही, आपके जो 10 क्वेश्चन थे आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, अगर लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, जिससे इसकी थोड़ी सी रीच बढ़े। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।